गार्ड इस अनुरोध के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा था। आमतौर पर उसके लिए किसी भी आइस लकड़ी की डिलीवरी को स्वीकार करना मना था, लेकिन इस संभावना के कारण था कि नैतिक रूप से प्राप्त किया हो सकता है। लेकिन गार्ड के पास अब उसके पास सामने एक प्रमाण पत्र था, जिससे पता चला कि यह लकड़ी एक आधिकारिक स्रोत से आया है। फिर भी यह अभी भी निश्चित है। थोड़ा सोचने के बाद गार्ड ने दूसरे गार्ड को हाथ हिलाकर बुलाया। दूसरे गार्ड ने भौहें चढ़ाकर पहले गार्ड की ओर देखा और आगे बढ़ गया। पहले गार्ड ने कागज का टुकड़ा दूसरे गार्ड को दिया और दूसरे गार्ड ने उसे पढ़ा। थोड़ा सोचने के बाद दूसरा गार्ड बस सिकड़ गया। यह आधिकारिक है, ठीक है। इसके शीर्ष पर ही है, शायद शहरों में से मिलने वाला आइस लकड़ी से सस्ता है। मैं कहता हूँ कि मोनो को निर्णय लेने दे, उन्होंने कहा। पहले गार्ड ने कुछ देर तक अपनी ठंडी खुजलाई, लेकिन अंत में सिर हिला दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर वह करण की ओर मुड़ा और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। उन्होंने कहा, हम आपको जाने देंगे, लेकिन अंतिम निर्णय अभी भी व्यक्ति पर निर्भर है। करण ने सिर हिलाया। धन्यवाद। गार्ड ने कहा, कोई बात नहीं, हम केवल अपना काम कर रहे हैं। गार्ड ने धक्का देकर गेट खोल दिया और करण को उसके साथ अपने गाड़ी को खींचते हुए उसके पास से चला गया। मुझे कहाँ जाना चाहिए, उसने पूछा। मुख्य द्वार के माध्यम से। रिसेप्शन पर हमेशा कर्मचारी नहीं रहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। बस बड़े खाली हॉल में तब तक इंतजार करें जब तक कोई आपको लेने नहीं आता। सिर हिलाया और गाड़ी को मनमुड़ती ओर ले चला। टकराना। कर्ण ने देखा कि जिस गेट से वो अंदर आया था वो अब बंद कर दिया है। वह थोड़ा हैरान है, क्योंकि गार्ड उसके पीछे नहीं आ रहा था, लेकिन उस विचार को जल्दी से खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस इमारत में कई जादूगर हैं। कर्ण ने सोचा कि सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। कर्ण मन मूर्ति के प्रवेश द्वार से गुजरा और उसे एक बड़ा हॉल दिखाई दिया। यह शायद 20 मीटर लंबा और चौड़ा है। विभिन्न प्रकार के कई दरवाजे और द्वार भी थे। कर्ण ने चारों ओर देखा और वहां पे कोई नहीं था, इसलिए कर्ण ने हॉल के किनारे इंतजार किया और कोई कर्ण बस इंतजार करता रहा। एक दरवाजा खुला और कर्ण ने देखा नीले बालों वाला एक बूढ़ा आदमी जो धीरे धीरे भूरे बालों में बदल रहा था, दरवाजे से अंदर आया। जब कर्ण ने व्यक्ति को देखा तो उसने तुरंत महसूस किया कि आयुष्मान का भंवर व्यक्ति के चारों ओर घूम रहा है। यह जादूगरों में से एक था। उसका मन खिंचाव राम जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी यह बहुत शक्तिशाली था। आदमी ने करण को देखा और आदमी ने अभिवाद में सिर हिलाया। करण ने भी सिर हिलाया और जादूगर दूसरे दरवाजे से चला गया। और इंतजार। दूसरे दरवाजे में से एक खुला और छोटे हरे बालों वाला एक युवा सुंदर महिला हॉल में चली आई। करण ने अनुमान लगाया कि वह शायद या तो अपने देर से किशोर में अंत में थी या बीस के दशक में थी शुरुआत में थी। करण को अपने आसपास कोई बर्फ मन घूमता हुआ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने परिवेश में बर्फ मनन के विस्थापन को महसूस किया। जाहिर तौर पर वह भी एक जादूगरनी थी, लेकिन वह सच्ची जादूगरनी नहीं थी। वह संभव एक निपुण थी, जो उसने उत्पन्न होने वाले खतरे की भावना पर आधारित थी। जब उसने हॉल में प्रवेश किया तो उसकी नजर तुरंत करण पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक आश्चर्यजनक भाव उभर आए। उन्होंने कहा, मुझे इस लकड़ी की इतनी जल्दी डिलीवरी की उम्मीद नहीं थी। नमस्कार, मेरा नाम करण है और मैं यहाँ मन मूर्ति में अपनी बर्फ की लकड़ी को बेचने आया हूँ। करण ने कहा। महिला की भौहें सिकुड़ गई। हम साधारणतः इस लकड़ी डिलीवरी स्वीकार नहीं करते हैं। गार्ड ने आपको इसके बारे में सूचित नहीं किया था, उसने कहा। करण ने प्रमाण पत्र निकाला और उसे दिखाया। लेकिन मेरे पास उत्तर पश्चिम गेट पर तैनात अधिकारियों का एक प्रमाण पत्र है, जो कहता है कि मेरी आइस लकड़ी नैतिक रूप से प्राप्त की गई है। महिला ने सुंदर गंदे से कागज के टुकड़े को देखा और उसे पकड़ लिया। फिर उसने इसे एक सेकंड में पढ़ लिया। इसके बाद उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कुछ देर तक चुप रही। कुछ सेकंड के बाद उसने ऐसा लगा जैसे वह किसी निर्णय पर पहुंच गई है। एक सेकंड के लिए यहीं रुको। करण ने केवल सिर हिलाया। फिर महिला प्रमाण पत्र लेकर हॉल से बाहर चली गई। कुछ सेकंड के बाद वह लौट आई और लेकिन उसने हॉल में कदम नहीं रखा। हम आपकी आइस लकड़ी स्वीकार करेंगे, उसने कहा। कृपया अपनी बर्फ की लकड़ी के साथ मेरे पीछे आओ। करण ने राहत की सांस ली जब उसने सुना कि आखिरकार उसे अपनी बर्फ की लकड़ी बेचने की मंजूरी मिल गई है। वारियर के रास्ते तक खींचने की आवश्यकता नहीं थी। करण ने सिर हिलाया और अपनी गाड़ी से महिला का पीछा किया। एक आंगन से गुजरने के बाद दोनों एक लगभग खाली गोदाम में दाखिल हुए। करण ने केवल अलमारियों पर बर्फ की लकड़ियों के कुछ डंडे रखे हुए देख सकता था। कृपया अपनी बर्फ की लकड़ी को यहाँ इस जगह पर रखें, उसने जमीन पर एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। करण ने सिर हिलाया और गाड़ी को खींच लिया। पिप्पा गाड़ी के बिना, उसने कहा। गाड़ी भी बर्फ लकड़ी से बना है, करण ने उत्तर दिया। इससे महिला हैरान रह गई। उसने संदेह से गाड़ी को देखा। कोई केवल गाड़ी बनाने के लिए बर्फ लकड़ी का उपयोग क्यों करेगा? करण की आंखें चौड़ी हो गई।
क्योंकि उसने देखा कि महिला के हाथों में चांदी की सुई दिखाई दे रही है। वह सुई पहले नहीं थी। यह कहाँ से आई? स्पेयर रिंग। उसने कहा कि उसने करण की चौंकने वाली अभिव्यक्ति देखी। बहुत महंगा। यह वास्तव में मेरा नहीं है, लेकिन मेरे काम करने वाले उपकरणों का हिस्सा है। अंतरिक्ष की अंगूठी? करण ने पूछा। महिला आगे बढ़ी और सुई की नोक बर्फ की लकड़ी पर रख दी। साथ ही उन्होंने अपने दूसरे हाथ से अपनी स्पेयर रिंग दिखाई। वह पूरी तरह से चांदी का था और शीर्ष पर एक छोटा भूरे रंग का रतन जुड़ा हुआ था। शीर्ष पर मनी मनी एक खोखला आउट है। एक मनी जिससे अंतरिक्ष के प्रति एक सहज आकर्षण है। वे बहुत दुर्लभ और महत्वपूर्ण है, उसने समझाया। अब तक सुई हल्के नीले रंग की हो गई थी और महिला ने इसे देखते हुए बर्फ की लकड़ी से सुई को दूर कर दिया। थोड़ी देर बाद सुई अपना नीला रंग खो रही थी। पेरन को ढूंढने के बाद उसे मेटल एफिनिटी वाले एक सच्चे जादूगर द्वारा खोखला किया जाना चाहिए। यह नाजुक काम है और एक गलती पेरन को बेकार कर सकती है। फिर उसने सुई को गाड़ी के एक पहिए की ओर बढ़ाया। बिजली की समानता वाले एक सच्चे जादू को पेरन के अंदर एक मैजिक एयर को उखेरना पड़ता है, जो अंतरिक्ष स्थान को बाहरी स्थान से अलग करेगी। अब तक सुई फिर से नीली हो गई थी और उसने सिर हिलाया। उसके बाद पृथ्वी एफिनिटी वाले एक सच्चे जादूगर को स्पेरन के अंदर की जगह को पेंट करने की आवश्यकता होती है। पृथ्वी एफिनिटी को गुरुत्वाकर्षण के साथ घसीट संबद्ध है और गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष को चेतावनी देता है। पिछले चरणों की तरह यदि जादूगर खराब हो जाता है तो पेरेन बेकार हो जाता है, उसने सुई को दूर रखते हुए कहा। फिर उसने करण को गाड़ी को उस जगह पर धकेलने का इशारा किया और करण ने ऐसा ही किया। अंतरिक्ष चरण पेरन की भीतरी दीवारों के चारों ओर एक मौलिक खोल बनाया है। पेरन पर मैजिक एयर बहुत नाजुक होते हैं और गोल के बिना पेरन के बाहर कोई भी कठोर हरकत पेड़ के अंदर की वस्तुओं को इधर उधर उछाल देगी और नष्ट कर देगी। इसके अतिरिक्त तत्वों के विपरीत सेल को तोड़ने का कारण बन सकता है, अनिवार्य रूप से स्पेयरिंग को नष्ट कर सकते हैं। उसके कारण यह योजना बनाना आवश्यक है कि आप स्पेयरिंग के अंदर क्या स्टोर करना चाहते हैं। मूल रूप से कोई भी तत्व स्पेयरिंग के अंदर एक मौलिक घोल बना सकता है, लेकिन आपको इसके बारे में ईमानदार होना होगा। आप इसके अंदर क्या रखेंगे? उसने फिर से अपना स्पेयरिंग दिखाया। अगर मैं इसे स्पेयरिंग के रिंग के अंदर फायर मैना या वाटर मैना के साथ किसी भी आइटम को स्टोर करती हूँ तो यह दिन के अंत तक बर्बाद हो जाएगा। वह वास्तव समाप्त होगी। आखिरकार यह स्पेयरिंग धातु और पृथ्वी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बर्फ से समृद्ध वस्तुओं को संगीत करना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आइस मैना बहुत मजबूत नहीं होनी चाहिए। फिर उसने क्षेत्र के केंद्र में गाड़ी को देखा और कुछ नीले पत्थर निकाले। उसने नीले पत्थरों को जमीन पर एक छोटे से छेद में डाल दिया और फिर जमीन पर निशान जल गए। थोड़े समय के बाद जमीन पर निशान फिर से गहरा हो गया और पत्थर गायब हो गए। जमीन पर एक नया अंकन दिखाई दिया और करण ने महसूस किया कि यह इस दुनिया का लेखन था। पहले की तरह ही करण के पास इसे पढ़ने में कोई समस्या नहीं थी। करण ने आश्चर्य से पढ़ा, यह कोई पैसा पैमान है। करण ने जमीन पर निशानों को आश्चर्य से देखा। यह विस्तृत चीज और कुछ नहीं बल्कि एक औद्योगिक आकार का पैमान है। बस काउंटर वेट या कुछ और का उपयोग करें। किसी चीज को तोलने के लिए आपको किसी विशाल जादुई सारणी की आवश्यकता नहीं है, करण ने सोचा। हालांकि उन्होंने अपने मन की बात नहीं की। शायद उसके पास इस तरह से ऐसा करने का एक अच्छा कारण था। करण को पहले से ही उम्मीद थी कि यह दुनिया तकनीकी रूप से पृथ्वी जितनी उन्नत नहीं है, लेकिन उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह दुनिया बुनियादी पैमान बनाना भी नहीं जानती है। यह तक कि प्राचीन यूनानियों के पास भी तराजू थे। इसका मतलब यह था कि मैजिक एयर का उपयोग करने के लिए उनके पास एक अलग कारण होना चाहिए। यह काफी मात्रा में बर्फ की लकड़ी है। महिला ने एक कागज के टुकड़े पर संख्या लिखते हुए कहा। वैसे करण ने हस्तक्षेप किया। आपने स्पेयरिंग के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? आपने जो मुझे बताया है वह सामान्य ज्ञान जैसा नहीं लगता। जब करण ने यह सवाल पूछा तो वो थोड़ा हैरान हो गई। मैं सीखना चाहता हूँ कि स्पेयरिंग के अंदर एक मौलिक सेल कैसे बनाया जाए। मेरे पास एक विड एफिनिटी है और विड सेल्स के साथ स्पेयरिंग शायद ही कभी आवश्यकता होती है। आखिरकार आप मूल रूप से केवल स्पेयरिंग में हवा संवर्धित सामान्य को स्टोर कर सकते हैं। पाउंड सेल हवा की स्थिति की कमी पर आधारित है। हालांकि क्योंकि इस प्रकार के स्पेयरिंग की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, वे बहुत अधिक पैसे के लिए जाते हैं। मांग की कमी के कारण बहुत सारे वीर जादूगर भी नहीं है जो उन कौशल के बारे में सीखने की जहमत उठाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि कुछ लोग जानते हैं कि यह कैसे करना है। उनकी वजह के कारण यह महंगा है। इस कौशल को सीखने में इतना पैसा
निवेश करना जोखिम भरा है, लेकिन अगर इससे लाभ मिलता है तो मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक उच्च जादूगर बनने के लिए मुझे जिन साधनों की जरूरत आवश्यकता होगी उसे समझाया। करण ने सिर हिलाया। यह समझ में आता है कि उन्होंने कहा। उसे फिर से सिर हिलाया और अपनी पेरिंग से एक सफेद क्रिस्टल निकाला। हेलो सर, मैं किरण हूँ। उसने विनम्रता से क्रिस्टल से बात की। हमें आइस लकड़ी की डिलीवरी मिली है। क्या आप इसका देखना और मूल्यांकन करने के लिए कुछ समय दे सकते हैं? करण ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि सफेद क्रिस्टल एक कम्युनिकेशन क्रिस्टल है। मेरे के अधिकारी ने उसे बताया कि उन्होंने शेड जंगल में संपर्क किया था। करण ने क्रिस्टल से एक नाराजगी भरी करार सुनी। ठीक है, मैं आऊंगा। क्रिस्टल ने एक पुरुष की आवाज निकाली। किरण ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने कम्युनिकेशन क्रिस्टल्स को फिर से दूर रख दिया। उसके बाद वे दोनों बस कुछ सेकंड तक इंतजार करते रहे। बगल के दरवाजे से 30 साल का एक आदमी आलसी कदमों से आया। उसके बर्फीले नीले बाल और एक जोड़ी चश्मा था। जब करण ने चश्मा देखा तो उसकी एक भौहें संदेह में उठ गई। उन्हें संदेह था कि जादूगरों को अपनी दृष्टि में समस्या थी, जो उसने चश्मा क्यों पहन रखा था। उस आदमी ने करण की और देखा भी नहीं और सीधे गाड़ी पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी एक उंगली अपने चश्मे की ओर बढ़ाई, लेकिन वह अचानक रुक गया। फिर उसने एक क्षण के लिए गाड़ी को हैरान होकर देखा। बर्फ की लकड़ी से गाड़ियां कौन बनाता है? वह मन ही मन बुदबुदाया। सर, यह एक गाड़ी है, किरण ने कहा। हाँ हाँ, एक गाड़ी, आदमी ने बिना किसी उत्साह के कारण कहा। जाहिर है उसने कोई परवाह नहीं थी। वह आदमी अपनी एक उंगली फिर से अपने चश्मे की ओर ले गया। एक क्षण बाद कर्ण को महसूस हुआ कि जादूगर की उंगलियों पर बर्फ मन दिखाई दे रही है, लेकिन बर्फ मन मूर्ति तुरंत चश्मे द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। लगभग गेंद 8, लेकिन फिर भी गेंद 7 के लिए हम जितना भुगतान करेंगे वह उन्हें 50% अधिक दे। आदमी ने कहा। धन्यवाद सर, किरण ने प्यार से कहा। उस आदमी ने किरण की ओर सिर हिलाया और फिर चला गया। पूरे समय जादूगर ने कर्ण पर एक नजर भी नहीं डाली थी। उन्होंने बर्फ लकड़ी के स्टोर या ऐसी किसी चीज के बारे में भी नहीं पूछा था। वह केवल आया, बर्फ की लकड़ी को चेक किया और चला गया। जब कर्ण ने जादूगर के पैसों का रेट सुना तो उसने कुछ एहसास हुआ। कर्ण का दिमाग उस समय की ओर चला गया जब वह अपनी गाड़ी के साथ ही लंबी ढलान से नीचे फिर फिसलता गया था। उस समय कर्ण ने अपनी दुर्घटना से बचने के लिए बर्फ लकड़ी में कुछ बर्फ मन को अवशोषित कर लिया था। 24,826 घटा कितना कम। आपको विश्वास नहीं होगा कि यह कितना सरल है। क्या उस पेंटरबाजी ने से आइस लकड़ी की शुरुआत गिर गई है? यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो क्या उसके पास गेंद 8 की आइस लकड़ी होती? गेंद 7 की तुलना में गेंद 8 आइस लकड़ी का मूल्य कितना अधिक है? करण ने पूछा। डबल, किरण ने तुरंत उत्तर दिया। जब करण ने यह सुना तो उसे एक ऐसा साय छोड़नी पड़ी। एहसास हुआ करण को स्पष्ट रूप से गेंद 8 आइस लकड़ी प्राप्त हुई थी, लेकिन उसके पेंटरबाजी में निश्चित रूप से कर्ण को सामान्य गेंद 7 आइसवुड की तुलना में 50% अधिक मिलेगा, लेकिन यह जितना होना चाहिए उसका केवल 75% है। उस मूर्खतापूर्ण विचार के कारण कर्ण को अपनी कमाई का 25% खर्च करना पड़ा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, करण ने सोचा। आपने उसे सुना? किरण ने कहा। कृपया मेरे पीछे आओ और आप अपनी गाड़ी वहां छोड़ सकते हैं। बाद में कोई इससे निपट लेगा। करण ने बेबसी की एक और राह भरी और किरण का पीछा किया। वे दोनों वापस प्रवेश कक्ष की ओर चले गए। किरण ने एक डेस्क के पीछे चली गई। फिर उसने एक दरार खोली और कुछ कागजात निकाले। फिलहाल गेंद 7 की 100 किलो बर्फ की लकड़ी 0.97 सोने के बराबर है। 1853 किलो बर्फ की लकड़ी लगभग 19.1 सोने के बराबर है। इसका आधा हिस्सा 28.65 सोने के बराबर है। आइए इसे 29 सोने के बना दे। क्या आप ठीक है? कीमत के साथ, किरण ने कर्ण की ओर देखते हुए का पूछा। उस समय कर्ण अवाक रह गया था। 29 सोने के सिक्के, यह उससे कहीं अधिक था जितना उसने सोचा था। कर्ण को उम्मीद थी कि उसे ज्यादा से ज्यादा 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। जैसा कि पहले कहा गया था, कर्ण ने 7 या 8 सोने की व्यापार भी स्वीकार कर लिया होगा और अब उसे 29 सोने के सिक्के मिलेंगे। उसे केवल 5 की जरूरत थी। कर्ण का दिमाग तुरंत उन 3 लोगों पर गया जो उसे इतनी बड़ी रकम दिलाने के लिए जिम्मेदार थे। पहला व्यक्ति राम के बगीचे में गार्ड था। उसके कर्ण को बताया था कि कुछ पैसे कैसे कमाए जाए। उसके बिना कर्ण ने छाया गांव में बर्फ लकड़ी की मांग नहीं की होगी। दूसरा व्यक्ति छाया गांव का बुजुर्ग था। उसने कर्ण को बर्फ की लकड़ी दी थी और शायद वह कर्ण को इतनी अधिक मात्रा में मिलने के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा उन्होंने अपेक्षाकृत उच्च शुद्धता की कैद बर्फ लकड़ी दी थी। अंतिम व्यक्ति बर्फीला तूफान के उत्तर पश्चिम में
अधिकार था। उसने बिना करण के वॉरियर पैराडाइज में अपनी बर्फ लकड़ी को बेचने दी होती और वह केवल 7 सोने के सिक्के एक ही कमा पाता। इस सभी के करण को इतनी बड़ी रकम दिलाने में योगदान दिया। क्या आप कीमत स्वीकार करते हैं? किरण ने बोला। इससे करण ने अपने विचारों से बाहर आ गया और उसने तुरंत सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, उसने सामान्य से अधिक तेजी से कहा। किरण ने सिर हिलाया और सोने के एक बड़ी बोरी निकाली। उसने मेज पर ढेर सारा सोना डाला और करण के 29 टुकड़ों को गिनने के बाद उसने बचे हुए टुकड़ों को वापस बैग में डाल दिया और अपने स्पेयरिंग में रख दिया। फिर उसने एक और छोटा बैग मंगवाया, लेकिन यह खाली था। छोटे बैग में सोना डालने के बाद उसने उसे बंद कर दिया और करण को दे दिया। हमारे साथ व्यापार करने के लिए धन्यवाद, उसने विनम्र मुस्कान के साथ कहा। करण ने केवल सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए भी। नहीं धन्यवाद, उसने कहा। ठीक है, मुझे काम पर वापस जाना है, दोबारा वापस आना। करण भी खड़ा हो गया। फिर उन दोनों ने कुछ अलविदा कहा और करण चला गया। मन मूर्ति छोड़ने के बाद उन्होंने 2 गार्ड को फिर से धन्यवाद दिया, जिन्होंने केवल इतना जवाब दिया था कि यह उनका बस काम है। करण ने मन मूर्ति को छोड़ दिया और वह रुक गया। तभी उसकी नजर उसके हाथ से सोने की भारी बोरी पर पड़ी। सोने का यह बैग करण ने भविष्य में काम आएगा। सोने के इस बैग के साथ वह वॉरियर एकेडमी में शामिल हो सकता है। बैग के चारों ओर करण की पकड़ मजबूत हो गई है और उसकी आंखों में एक नया विश्वास चमक उठा। अगला पड़ाव, योद्धा का सफर।